जिसे हम कहते हैं VSA। लेकिन VSA को सीखने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। मुझे भी बिल्कुल हल्की फुल्की हेलो हाउ है उससे। वो बेसिकली हेज फंड मैनेजर्स के लिए है, आम लोग भी उसे सीख सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए और सीखने के लिए कम अज़ कम भी आपको या किसी को भी जो है 1.5 से 2 माह सीखने के लिए, और उसे फिर प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 माह चाहिए। ये कम अज़ कम है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या बहुत ज़्यादा टाइम भी देता है तो भी इतना टाइम लगेगा उसको सीखने में। तो ये 2-3 हैं इसमें। फिर एक जो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, खैर मैंने तो उसे टेस्ट नहीं किया लेकिन मुझे निस्बतन आसान लगी है, और वो है जोन ट्रेडिंग। इस पर मेरे पास एक बुक भी पड़ी है। ये जोन ट्रेडिंग बेसिकली स्ट्रेटजी इस तरह की है कि मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो जोन्स में ट्रेड करते हैं, और उन्होंने अपने मतलब, और वो ये ट्रेंड लाइंस, ये वो सप्लाई एंड डिमांड किसी और चीज़ को नहीं देखते। वो जोन होते क्या हैं कि ये जैसे हमने बनाई हुई हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान आप एक बिल्कुल जोन से क्रिएट, जिसे हम कह सकते हैं कि कमरे से बने हुई हैं। मार्केट एक कमरे से निकलेगी तो दूसरे कमरे में चली जाएगी, दूसरे से निकलेगी तो तीसरे में चले जाएगी। तो वो बेसिकली इस तरह से जोन्स ड्रॉ कर लेते हैं। जोन्स वो ड्रॉ इस तरह से करते हैं कि H4 में पहले जाएंगे, और H4 में जाके H4 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, ये जैसे H4 की सपोर्ट है, और फिर ये एक H4 की इस जगह पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी है, ये यहाँ पे इस तरह से। तो वो करते क्या हैं, H4 को देखा, H4 के बाद H1 पे गया, और H1 पे गए, और वहाँ पे होता ये है कि वो ट्रेंड को डिफ़ाइन करते हैं, फिर हल्का फुल्का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। फिर होता ये है कि वो इंतज़ार करते हैं, अब ये मार्केट इस जोन में है तो वो इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, जो भी कैंडलिस्टिक पैटर्न बना रही है, सही है। वो अब इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस जोन को तोड़े और इस जोन में शिफ्ट हो, चूँकि ये एक थोड़ा बड़ा जोन भी है। और वो उसको करेंगे ऐसे कि वो M30 और H1 को इसकी कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा जो हैं वो M30 को इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ औक़ात M15 को भी, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो। अच्छा, जैसे ही ऊपर क्लोज़ हुई फिर वो कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, मतलब M30 की कंफर्मेशन वो होती है उनके लिए। M30 ने इस जोन में क्लोजिंग दी, वो बस यहाँ से बाय कर लेंगे और इस कैंडल से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और बाज़ लोग फिर इंतज़ार करते हैं कि मार्केट वापस इसी जगह पे आए, रीटेस्ट करे, तो यहाँ से वो बाय करें ताकि उनका स्टॉप लॉस छोटा हो। और नेक्स्ट, मतलब ये बिल्कुल ही स्कैल्पिंग बनती है 2-3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। बहुत कम ये ट्रेड्स होती हैं जो थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए रहती हैं, 2-3-4 दिनों तक, या एक तो मैक्सिमम ये जो है इनकी ट्रेड्स ये 3-4-5 घंटों में या इतना इनकी ट्रेड्स क्लोज़ हो जाती हैं। यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पे क्लोज़ कर दी, यहाँ से ट्रेड ली और यहाँ पे क्लोज़ कर दी, यहाँ से वापस का साइन बना तो यहाँ पे क्लोज़ कर दी। तो ये एक बड़ा सप्लाई का लेवल था, ये बड़ा सप्लाई का लेवल था, तो यहाँ से ट्रेड ली और यहाँ पे क्लोज़ कर दी। ये भी बहुत इजी मेथड है, लेकिन खैर हमारा ये मेथड नहीं है। हम चूँकि सप्लाई एंड डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक पर काम करते हैं, तो अब ये एक जोन ट्रेडिंग है, VSA है। अच्छा, VSA जो है यहाँ पर आपको बताऊँ, VSA के लिए बेसिकली कैंडल्स नहीं इस्तेमाल होती। VSA के लिए बेसिकली ये वाली बार्स इस्तेमाल होती हैं। वो इन बार्स पे एनालिसिस करके और फिर से उस पर ट्रेड करते हैं। तो ये जो एक दो चीज़ें हैं, फिर मार्केट प्रोफाइल और ये वो मतलब बहुत कम यूज़ होती हैं लेकिन बहुत कम यूज़ होती हैं। प्राइस सेक्शन और VSA, ये दो बहुत बड़ी। प्राइस सेक्शन जो है ये अगर कोई सीख लेता है 70-80%, बाज़ औक़ात उसकी 80 अबव भी चली जाती है। मतलब मैं सिर्फ प्राइस सेक्शन मुझे आती है, और मेरी पिछले 3-4 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट, और मेरी एवरेज जो है वो 80% ही रही है सक्सेस रेशो। तो ये चीज़ है इसमें। और दूसरा ये है कि स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग का होता ये है कि उनका जो सबसे पहली और अहम चीज़ होती है, या वो किसी को अपने बैंक में ला कर बिठाते हैं। अब हमारे एक ट्रेनर थे,
उन्होंने यूके से पढ़ा हुआ है, साजिद गोरी उनका नाम है, वो बीएसए सिखाते हैं। तो वो ये चीज़ बता रहे कि यार मैं जब पहली दफ़ा उन्होंने आलमोस्ट कोई $12,000 उस वक्त, आज से 8 साल पहले $12,000 वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है वो 5 से 6 माह का कोर्स करवाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। $12,000 उस वक्त उन्होंने पे किए थे और वहाँ पर उन्होंने सीखी थी। तो उसके बाद उनको वहाँ पे एक बैंक में इसकी जॉब मिली, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग की, मतलब वो उनके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग काफ़ी अर्सा उन्होंने की। तो वो बता रहे कि यार मतलब मैं गया और वहाँ पे जो हमारा सुपरवाइज़र था उसने हमें कहा कि ये आपके टारगेट्स हैं, और वो कहते हैं कि मैंने जो टारगेट था वो 2 दिनों में कंप्लीट, हफ्ते का 2 दिनों में कंप्लीट किया और उसको ला कर दिखा दिया। तो वो उसने जब अपना मुझे दिखाया और उसने दिखाया कि उसने एक ही ट्रेड में वो सारा टारगेट अचीव किया हुआ था, जबकि ये कहते हैं कि मैंने 5-6 ट्रेड्स लगाई हुई थी। तो वो मतलब ये भी इसमें होता है कि हर एक की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। अब देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड में सिर्फ, अब ये ट्रेंड है तो वो मुमकिन है सिर्फ बाय करने का सोच रहे हों, यहाँ से बाय करने का। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्ट्रेटजी सेल होती है तो वो यहाँ से सेल कर रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि ओवरऑल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेल कर रहे हों या बाय कर रहे हों, वो प्रॉफिटेबल होते हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। हाँ, जो बिगनर्स होते हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं या इस तरह के लोग बस सीखे बगैर आके पैसे लगा के बैठ जाते हैं, वो लोग लॉस उठा रहे होते हैं इस मार्केट से। तो किसी की भी कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर जो स्मार्ट मनी है या जो कैपिटलिस्ट हैं वो माइनर लेवल्स को पे ट्रेड नहीं लेते, यानी कि अगर ये मार्केट जा रही है यहाँ पे है या ऐसी जगह पे है किसी जगह पे, तो वो यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, वो अच्छे खासे लेवल से ही ट्रेड लेते हैं और उसके लिए वेट करते हैं, उसके बगैर वो ट्रेड नहीं लेते। और ये चीज़ होती है। अब इसमें ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रेड को, अच्छा ये इसको ये क्लियर दिख रही है या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं? सर क्लियर है सर, बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में फट गई है। अच्छा, ये मैंने चंद चीज़ें लिखी हैं ये तरतीब से, मतलब ये 5 जो टॉपिक्स हैं ये वाले, ये आप अगर सीख जाएं तो आप मतलब समझें कि आलमोस्ट मेरे करीब पहुंच जाएंगे, मतलब जितना मुझे ये मार्केट आती है इतना आपको आ जाएगी। और इनके लिए आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, सप्लाई एंड डिमांड है ये मेथड। इस पे मैं आपको कोई आलमोस्ट 6 से 7 वीडियोस जो हैं एवरेज घंटे घंटे की हैं, बाज़ 30-35-40 मिनट की भी हैं, लेकिन इतना है इसका टाइम। इस पर वो 5 से 6 वीडियोस आप देख लें और 3 से 4 पीडीएफ्स पढ़ लें, सही है, और आ, उनके नोट बना लें। बदर भाई, जी जी। बहुत शदीद बारिश हो रही है अचानक से, तो अगर मैं क्लास में से निकल जाऊं तो फिर वो समझेगा लाइट चली गई। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो वो इसमें है ये कि देखें, सप्लाई एंड डिमांड पे 4 से 5 पीडीएफ्स आपने पढ़नी हैं, और वो जो मैं आपको 5 से 6 वीडियोस भेजूँगा, वो आप अगर उनको अच्छे से देख लें और उन पर नोट्स बना लें, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा देख लें तो ये वेल एंड गुड है। अगर 4 दफ़ा देख लें तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उन पर नोट्स बनाने लाजमी हैं। नोट्स बनाए बगैर अगर आप उनको देखेंगे तो वो कुछ नहीं समझ आएगी। मैं पहले ख़ुद भी ऐसे करता था कि बिला वजह नोट्स बनाए बगैर देखता रहता था, और उस वक्त यही समझ आ रहा होता है कि यार ये तो इतना आसान मार्केट है ये सब कुछ, लेकिन बाद में चीज़ें भूल जाती हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड है, इस मेथड पे आपने रिसर्च करनी है, या जो मैं कंटेंट दे दूंगा आपको इकट्ठा ही। फिर एक और जो चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक, इसका मुझे मतलब महीना हुआ है इस चीज़ का पता चला था,
और ऑर्डर ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा। इसमें आप मैक्सिमम 1 से 2 पीडीएफ पढ़ लें या थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें गूगल पे। ऑर्डर ब्लॉग पर जो है आपने गूगल पे रिसर्च करनी है, इस पे जो है यूट्यूब पे नहीं रिसर्च करनी है। ऑर्डर ब्लॉग का यूट्यूब पे बिल्कुल ही फजूल किस्म का कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे इस पे नहीं जाना आपने। फिर नंबर 3 चीज़ आती है, और ये बहुत ही मतलब उम्दा चीज़ है। बाज़ लोग जिनको इसका नशा है, और जो लोग RSI हिडन या रेगुलर डाइवर्जेंस पे जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, वो और किसी चीज़ को देखते ही नहीं है। इस पर जो है मैंने जो वीडियो बनाई है RSI डाइवर्जेंस पे, वो आप देखें। अगर उससे तशफ़ी नहीं होती तो यूट्यूब पे भरल नहीं है इस पे मवाद, अच्छा मवाद नहीं पड़ा हुआ इस पे। RSI पे अगर आपकी डाइवर्जेंस, ये बहुत ही उम्दा मेथड है। जैसे वो हैं वो इसी तरह से ये एक बहुत क्लियर कट नज़र आ रही होती हैं, आ रही होती है RSI हिडन एंड रेगुलर डाइवर्जेंस। तो इस पे अगर आपको नहीं समझ आता, ये इसके चूँकि इसलिए कंटेंट मौजूद नहीं है, ये एक बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल। तो इसलिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने इसको रिकॉर्ड करके अपलोड ही नहीं किया हुआ, और जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बिल्कुल फजूल चीज़ें इसके नाम पे शेयर की होती हैं। तो इसके जो हैं 5-6 सीक्रेट्स हैं। इस पे अगर आपको मुश्किल होती है कहीं गूगल पे सर्च करने से, या पीडीएफ वगैरह से भी समझ नहीं आती, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको सही से रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मतलब मैं इसको आपको सिखा दूँगा। फिर एक और अहम चीज़ होती है, और वो होती है कि मोस्ट लिक्विडिटी लेवल्स। मतलब ये लेवल्स जो हैं बाज़ औक़ात सप्लाई एंड डिमांड के अलावा भी लेवल्स हो सकते हैं। अब ये वाला जो लेवल था, यहाँ से मैंने ट्रेड ली और आपको भी बताई, तो ये ना सप्लाई का लेवल था ना ये डिमांड का लेवल था। यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ से हमने सेल किया। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, यहाँ पे सेल करवा के मैं फिर कहीं जाना पड़ गया, तो मैंने क्लोज़ करवा दी फ़ौरन से। ना करवाई होती तो ये भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में गई थी। यहाँ से भी मेरे ख़्याल में मैंने बाय करवाई थे और क्लोज़ करवा दी थी। ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मुतासिर गया है, लेकिन फिर भी हमने एक प्रोफेशनल वाली एवरेज अचीव की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी था इस वीक में। तो इसमें ये है कि ये सारी जो है RSI डाइवर्जेंस के बेस पर ये ट्रेड ली गई हैं। अच्छा हाँ, मोस्ट लिक्विडिटी लेवल्स की बात कर रहे थे कि मार्केट को ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी। अब मार्केट यहाँ पर आ रही है, ये चीज़ पहचानना, इसके लिए नॉलेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड के अलावा भी बाज़ औक़ात जो लेवल्स होते हैं उन पे भी आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। और ये भी चीज़ मतलब इस पर रिसर्च आप ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये जो है ये चीज़ आपने सर्च करनी है, और इस पे मैं भी आपको थोड़ा कंटेंट आपको दे दूँगा कि मोस्ट लिक्विडिटी लेवल्स कैसे सर्च करने और कैसे इन्हें देखना है। फिर जो सबसे अहम चीज़ है, और ये किसी भी स्ट्रेटजी का मगज़ होता है, कि आपने एंटर कैसे होना है मार्केट में, और एग्ज़िट कब होना और कैसे होना है, किन किन लेवल्स पर होना है, और स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे प्लेस करना है, अपना जो ब्रेक इवन ट्रेड है वो कब करनी है। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है। इस पर मैं आपको 1-2 रिकमेंडेशंस दे दूंगा। 1-2 लोगों बहुत अच्छे हैं, मेरा भी एंट्री का वो ले लीजिएगा। जो यूट्यूब वाला लिंक है उसमें मैंने भी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझाऊं, और बल्कि आप वही देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। फिर एंट्री टेक्निक्स के लिए हम पहले तो US सेशन में मैं लाइव हो रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए जो है लंदन सेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लंदन सेशन में आएँ। तो ये जो एंट्री टेक्निक्स हैं, ये अगर कोई वो सेशंस 10 से 15 अटेंड कर लेता है रेगुलरली, अब ये कोर्स के बाद हम रेगुलर किया करेंगे, तो वो मतलब एंट्री एंड एग्ज़िट की जो टेक्निक्स हैं ये वो अच्छे से जान लेगा। अच्छा, फिर जो सबसे अहम चीज़ है, ये अगर किसी में नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, तो वो तो भूल जाए कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 2 माह से ज़्यादा टिक पाएगा। 2 माह से ज़्यादा, वो 2-3 माह से ज़्यादा कभी भी नहीं टिक पाएगा। सही है, क्योंकि हाँ मुमकिन है किसी वजह उसके पास पैसे फालतू हैं या कुछ और हैं, वो ज़ाया करी जाए। इसमें होता ये है इब्तदा में
कि आपको इब्तदा में प्रॉफिट होता है और बाज़ औक़ात जब प्रॉफिट होता है, इसकी भी मैंने एक बहुत अच्छा इस पे आर्टिकल रखा हुआ है कि इब्तदा में आपको प्रॉफिट होता है और लोग समझ बैठते हैं कि यार हम ही सब कुछ हैं, ये बाकी तो जो 30% कह रहे होते हैं ये तो बेवकूफ़ हैं, आप 30% कमाओ, 25% कमाओ। बाज़ औक़ात लोग जो बिगनर्स होते हैं, मतलब जिन्हें अलिफ बे भी मार्केट की नहीं आती, मैं ख़ुद भी ऐसे ही था, वो लोग किस्मत की वजह से और लक की वजह से बाज़ औक़ात 2 गुना नहीं 3 गुना हफ्तों में कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट उनसे लेती भी है और वो अगर प्रॉफिट निकाल भी लें तो बाद में वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और मतलब वो ज़्यादा देर सीख नहीं पाते मार्केट को। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है ये की है इस मार्केट का। रिस्क मैनेज आप नहीं रखेंगे तो आप नफसियाती मरीज़ बन जाएंगे। इस चीज़ का मुझे एहसास है और जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनसे बेशक आप पूछ लें कि जब हम मोर देन 5% रिस्क ले लेते हैं किसी भी ट्रेड पे, तो जो लोग ट्रेडिंग करते रहे हैं उनसे पूछें मोर देन 5% या 10% रिस्क ले लेते हैं, तो उनसे पूछेंगे उनकी दिल की क्या हालत होती है। दिल बिल्कुल धक धक कर रहा होता है, मतलब वाज़ह नज़र आ रहा होता है पैसे प्लस माइनस हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते। और मैंने बाज़ अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोगों को देखा है कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं और जब छोड़ के जा रहे होते हैं तो अच्छे खासे कमज़ोर हो चुके होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो उन्होंने सीखा नहीं होता, रिस्क मैनेज नहीं किया होता, उनका बीपी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है और ये सारी चीज़ें। किसी ने मेरे ख़्याल में सवाल किया है, अच्छा तो ये चीज़ रिस्क मैनेज नहीं रखेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर एक और चीज़ है ये साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। मतलब ठीक है आपने सीख ली चीज़ें, सब कुछ कर ली, उसके बाद जो सीक्रेट्स हैं इस मार्केट के, ये एडवांस प्रो को बाद में डिस्कस करते हैं। सीक्रेट्स क्या हैं इस पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसके बाद जाकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पाकिस्तान में देखा जिनके लाख लाख डॉलर्स के अकाउंट हैं, 50-50 हज़ार 2-2 लाख इवन डॉलर्स के अकाउंट हैं लोगों के। और मतलब इससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएं वो 30% भी अगर या 20% भी उसका कमाएं तो वो महीने का 30-35-40 लाख रुपए बनता है। तो इसके सीक्रेट्स जो हैं वो ये हैं, मतलब इसमें अगर आप देखें कि जॉइंट ट्रेडिंग विद प्रोफेशनल, अच्छा आप ही के पाए के या आपसे ज़्यादा सीखे हुए कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं और आप उनके साथ सीखने के बाद मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, तो 100 में से 20% आपने मास्क ले लिए, मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है वो 20% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, 20% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं। फिर अगर तो उसने कहीं से वेल मैनेज ट्रेडिंग सीखी है और स्टिल सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, अपनी गलतियों को एनालिसिस करता है कि क्यों गलतियां हुई हैं, क्या वजह थी, या उससे ट्रेड मिस हो जाती हैं तो उनको एनालिसिस करता है, तो वेल मैनेज जो ट्रेडिंग है ये 30% है। और फिर उसके बाद जो आ जाती है वो रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आप ख़ुद ये चीज़ देखें कि इन दोनों को मैंने अच्छा खासा सोचने के बाद 30% बराबर नंबर क्यों दिए हैं। उसकी वजह ये है कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब एक बंदे ने 4 माह लगा कर सीखे और किसी को हज़ारों डॉलर्स दिए और उसके बाद वही बंदा उसे कहे कि यार मैंने तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जानिब मतलब 30% तुम्हें दिया है सिर्फ, और बाकी जो 70% है जो जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, वो मतलब सारा वो सब कुछ है। और जो एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है वो हमेशा इसमें 30% होती है। आज भी एक ग्रुप था उसमें जिनसे मैंने सीखी है ये मार्केट, बाबर नज़ीर से, तो वो ये चीज़ कह रहे थे कि यार मतलब काफ़ी लोग उनसे कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, मैंने भी उनसे ऑर्डर ब्लॉग पे कुछ कंटेंट मांगा, तो वो 10-12 लोगों ने जब मुसलसल उनसे सवालात किए तो वो कह रहे कि यार तुम लोगों को मैं इतना वो कंटेंट दे चुका हूँ और इतनी चीज़ें सिखा चुका हूँ कि मतलब अगर वो बिल्कुल इनफ हैं इसके लिए, लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर नहीं हैं तो आप इस मार्केट में 2-3 माह से ज़्यादा रहने का सोचें ही ना। अगर तो आप रहेंगे तो नफसियाती मरीज़ बन जाएंगे, या आपका बीपी लो हो चुका होगा, आपका वज़न अगर इससे पहले 80 था तो आपका 70 किलो तक पहुंच चुका होगा। तो जिन लोगों को डाइटिंग करनी है तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आकर ये वाले काम शुरू कर दें, मतलब रिस्क मैनेज ना करें और मनी मैनेजमेंट प्लान के बगैर ट्रेडिंग शुरू कर दें, और सीखें भी ना इस मार्केट को। फिर जो सबसे अहम, मतलब सेकंड लास्ट पे जिसे अहम कहेंगे, वो है पेशेंस और स्ट्रॉन्ग नर्व्स। मतलब पेशेंस ज़ाहिर सी बात है तभी होगा जब इंसान के एसाब मजबूत होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मतलब आपको अपना टेबल दिखाता तो ये चीज़ मुझे एक बंदे ने बताई और मैंने ये चीज़ आजमाई, और उसके बाद मैंने इसके रिज़ल्ट देखे तो उसने ये कहा कि यार बादाम या चलगोज़े या ये चीज़, गर्मी हो सर्दी हो, ये तुमने लाजमी खाने हैं। और अब इतनी गर्मी है, गर्मियों का मौसम है, अभी भी मैं डेली 10-15-20 बादाम लाजमी खाता हूँ। मतलब इसमें देखें जिस्मानी मुशक्क़त नहीं है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा खाना ना खाऊं, 1-2 वक्त का फाके भी करूं तो काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि मुझे मुसलसल स्क्रीन को देखना होता है और मुसलसल मतलब बाज़ औक़ात मिनट्स में मुझे डिसीजन लेने होते हैं, तो उसके लिए एसाबी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मिनट्स में डिसीजन लेने होते हैं, तो ये पेशेंस और स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आज भी मैंने एक कहीं पर चीज़ पढ़ी थी, एक पोस्टर था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि फॉरेक्स इज़ 10% बाइंग और 10% इज़ सेलिंग, और 80% जो है वो पेशेंस है। मतलब आपको पेशेंस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे एतमाद नहीं है, तो आप मुमकिन है अच्छी ट्रेड्स मिस कर दें और जो बुरी ट्रेड्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवा दें। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको भेज भी दूंगा, इसे तफसील से देख भी लीजिएगा, और जिस किसी भी डायरी वगैरह पर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लाजमी देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं एडवांस प्रो। एडवांस प्रो, इनमें से कुछ चीज़ें अभी तक मैं भी सही से नहीं सीखा हुआ, जिनमें से ओपन इंटरेस्ट और यूज़ ऑफ वॉल्यूम मैं अभी सीख रहा हूँ, यूजेस ऑफ वॉल्यूम सीख रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस डेली के, मतलब ये आलमोस्ट मुझे समझेंगे तकरीबन आ गए हैं करना कि कैसे की जाती है। फिर एक और चीज़ है, मतलब इसको फंडामेंटल एनालिसिस को इंटरडे में अगर टाइम दूं तो ये मैं ठीक से कर लेता हूँ, टाइम ना दूं तो जाहिर सी बात है नहीं कर पाता। फिर एक और चीज़ है मूविंग एवरेजेस, मतलब एक इंडिकेटर ही है और लीडिंग इंडिकेटर है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड के लेवल्स का पता देता है। हर टाइम फ्रेम पर ये मूविंग एवरेज आ जाती है, और ये भी एक एडवांस प्रो लेवल की चीज़ है। इसके लिए भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और नॉलेज चाहिए, और ये है यूज़ ऑफ सिंपल मूविंग एवरेजेस में कहेंगे। ये फ़िल वक्त आप बेशक ना लगाएं, इसको बेशक ना लगाएं, ये सारी चीज़ें सीख लें, महीना डेढ़ प्रैक्टिस कर लें, फिर मूविंग एवरेजेस की तरफ आ जाइएगा। तो ये मैं आपको इस पे कंटेंट भी भेज दूंगा, बता दूंगा, और इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे। फिर एक और चीज़ अहम है और वो है ओपन इंटरेस्ट। कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता है कि मार्केट में फ़िगर बता दिया जा रहा होता है कि यार इकॉनमी अच्छी है, तो डॉलर्स पर डॉलर के लिए जो है, डॉलर की इकॉनमी में ओपन इंटरेस्ट इस वक्त लोगों का इतना है या आलमी दुनिया का इतना है। तो वो एक फ़िगर्स में होता है, तो उससे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है कि इस वक्त मार्केट अप जाएगी या लो जाएगी। फिर यूज़ ऑफ वॉल्यूम होता है कि किसी डिमांड के लेवल पर या सप्लाई के लेवल पर अगर इतना वॉल्यूम आया है, ये एक इंडिकेटर है, इतना वॉल्यूम आया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग डिमांड का लेवल है, सप्लाई का लेवल है। मार्केट फिर अगर वहाँ फिर आती है दोबारा से, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ से मार्केट, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए यूज़ ऑफ वॉल्यूम। ये यूजेस ऑफ वॉल्यूम को आप इसके साथ भी शामिल कर सकते हैं। ये निस्बतन इजी है इन बाकी 3 पॉइंट से, अगर यूज़ ऑफ वॉल्यूम आप सीखने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें हो गई प्राइस सेक्शन की। मतलब ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो, और इन चीज़ों को अच्छे से देखकर आप फिर ट्रेडिंग में जाते हैं, तो मैं आपको
रिकमेंड कर देता हूँ कि आप ट्रेडिंग करें। ये साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट्स हैं, मतलब साइकोलॉजी के नंबर्स हैं, मतलब इतने फ़ीसद, अगर इनमें से आप 80% से कम हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मतलब आपकी, अगर आप में पेशेंस नहीं है या आपकी जो एसाब मज़बूत नहीं है तो मैं आपको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और अगर आप तो ये समझते हैं कि मैं रिस्क मैनेज नहीं कर पाऊँगा तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको रिकमेंड करता। और वेल मैनेज ट्रेनिंग तो जाहिर सी बात है, आपने कुछ सीखा होगा तो बाकी चीज़ें होंगी। इस चीज़ को मतलब इसको रख लें एक उसके तौर पर, मतलब ये हो ना हो, लेकिन अगर तो हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है। मतलब अगर बंदा प्रोफेशनल के साथ ट्रेडिंग कर रहा हो, मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है, चूँकि मैं अकेला हूँ, अब मैं पूरे इस सेटअप को अकेला देख रहा होता हूँ। 25-30 लोग हैं, उनमें से 10-15 लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको सिग्नल्स देना, और वो सिर्फ सिग्नल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मेरे सिग्नल्स का। तो यहाँ पे चीज़ मुझे महसूस होती है कि मेरे पास साथ अगर इवन के 1 से 2 लोग भी प्रोफेशनल्स होते और हम मिलकर ट्रेडिंग करते, जूम पर आ जाते या कोई गूगल मीट पर ट्रेडिंग रूम टाइप चीज़ बनाकर, मतलब वो अपनी जगह से लाइव हों, मैं अपनी जगह से लाइव हों, और हम मिलकर एक दूसरे से मशवरा करके और ट्रेडिंग करें हों, तो ये सक्सेस रेशियो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों को जल्दी में देखना भूल जाते हैं, या उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इन गलतियों को सुधारने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका ये है कि आपके साथ मज़ीद कोई प्रोफेशनल्स हों, जिनके साथ आप मिलकर ट्रेड कर रहे हों एक रूम के अंदर या एक लाइव रूम के अंदर। उसमें होगा ये कि आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो मुमकिन है दूसरा वो गलती ना कर रहा हो, और वो उस गलती को देख चुका हो, वो आपको उस गलती से रोक दे। और मुमकिन है अगर 2 बंदे इकट्ठे मिलकर कोई गलती करने जा रहे हैं तो तीसरा बंदा उसे वो गलती करने से रोक दे। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा होता है जॉइंट ट्रेडिंग विद प्रोफेशनल्स का। ये चीज़ समझ आ गई, इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने की या डिस्क्राइब करने की ज़रूरत तो नहीं है, प्राइस एक्शन को। और ये जो चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों पर मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, RSI, मोस्ट लिक्विडिटी लेवल, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अगर तो मतलब इस ये जो मैंने काम शुरू किया था, मैं अपनी दुकान नहीं चमकाने आया था, इसमें आपको मेरी वीडियोस अगर लगती हैं फ़ायदेमंद तो आप मेरी वीडियोस देख लें। वेल एंड गुड पड़ी हुई हैं चैनल पर, और इसके अलावा भी मैं आपको मज़ीद कंटेंट इस पे जो एडवांस लेवल का होगा, जो मतलब मैक्सिमम होगा आपके लिए, आप अगर उसे देख लें और सीख लें, उसके नोट्स बना लें तो आपके लिए काफ़ी होंगी ये चीज़ें। फिर ये एडवांस प्रो है, इसको एक अदमा मज़ीद देख लें, इन सारी चीज़ों को सीख लें, तो ये जो एडवांस प्रो की चीज़ें हैं ये फिर मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगा जब आप चाहेंगे। इनमें यूज़ ऑफ वॉल्यूम को भी मैं इनके साथ भेज दूँगा। 5-6 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं ये इनमें से एडवांस प्रो की चीज़ें भी मैं भेज दूँगा पहले ही। तो ये इसमें इस पोर्शन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसके मुतल्लिक आप सवाल कर लें, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मेहनत करने वालों में मेरा नाम है कि नहीं? ये नहीं बताया जा सकता। कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं, नज़र ना भी लगे तो बात बातें नहीं बताई जाती। कोई और सवाल? किसी ने मेरे ख्याल में मैसेज पोर्शन में कोई सवाल किया है, यानी कि अब हम वज़न घटाने के लिए अपना लॉस करते रहें। जी, जिन लोगों ने लॉस वज़न घटाने के लिए घटाना चाहते हैं वो लॉस ना करें, वो प्रॉफिट में रहकर भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप रिस्क मैनेज ना करें और बग़ैर सीखे ट्रेडिंग करें, और बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रेडिंग करें, और पेशेंस भी ना हो, आप में सब्र भी ना हो, तो आपका वज़न यकीनी तौर पर कम हो जाएगा। मज़ीद कोई सवाल अगर इस पर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे जो चीज़ है वो और ज़्यादा अहम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वो है कि वो सारी चीज़ें आपने नोट कर ली, ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं या सीखने के लिए तैयार हैं अच्छे से, जिन लोगों ने इन पे अच्छा जो मैंने आपको नॉलेज फ़राहम किया है, मैं कोई बहुत ज़्यादा ओवर वो ना करूं तो 50% अगर किसी ने मेरी चीज़ें तफसील से देखी हैं, यहाँ पे अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं, श्याम भाई नहीं आए, और एक दो और लोग हैं। अच्छा, इन लोगों को मैं इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं इनको 80-85% सीख चुके हैं इन चीज़ों को, और ये एडवांस प्रो की चीज़ें भी अब सीख सकते हैं। इनको तो मैं फुली रिकमेंड करता हूँ कि ये मतलब मार्केट में ट्रेडिंग भी शुरू कर दें। इब्तदा में चले, मैं हेल्प भी करूँगा और कर रहा हूँ, तो ये लोग मतलब रिकमेंडेड हैं कि ये ट्रेड कर सकते हैं आराम से। ये जो 5 चीज़ें हैं इनसे मैक्सिमम आप 50% ये सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। अगर तो 100% आपने सीखनी है तो आप दोबारा या तो मेरी वीडियोस देखें, या अभी आज या कल सुबह ही मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद सारा एक फ़ाइल बनाकर या कुछ लिंक्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे भेज दूंगा। तो या तो आप दोबारा से वो चीज़ें देखें और मज़ीद वो सारा कंटेंट देखें और उसके नोट्स बनाएं और उनको प्रैक्टिकल जाकर देखें भी, प्रैक्टिस भी करें उस पर। तो 100% या 80-90% आप कह सकते हैं कि इसका नॉलेज पे ग्रिप आपकी बन सकती है। बाकी फिर थोड़ी बहुत कमी कोताहियाँ तो हर एक में होती हैं, फिर उसके बाद आप एडवांस प्रो पर जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो हैं साइकोलॉजी की, और फिर रिस्क मैनेजमेंट बैकबोन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आप कर लेते हैं क्लियर, तो उसके बाद आप आएंगे इस जगह पे, मतलब उसके बाद आपका ये वाला नंबर होगा बिगनर वाला नंबर। इसमें आपने करना ये है कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं, ये रेनर टीओ एक इसका वो है, ये ट्रेनर है और बहुत अच्छा इसने वो है, बहुत ही मतलब सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यही मारूफ है। जापान का ट्रेडर है और बहुत ज़्यादा इसके कंटेंट को देखा जाता है, और मतलब ये बिल्कुल रियल और एग्जैक्ट हकीकत वाली बातें करता है, और मैं इस एग्जांपल से गुज़र चुका हूँ, मैं ख़ुद इसकी मिसाल हूँ। इसमें इसने स्टेजेस लिखी हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोफेशन में जो लोग आते हैं 90% उनकी सूरत हाल ये होती है कि सबसे पहले जो होता है उनकी बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें होती हैं। मतलब इवन कि मेरी उम्मीदें मैं अगर आपको बताऊं तो आप हंसेंगे कि मैं इब्तदा में आया था तो मैंने अच्छा खासा अपनी अमाउंट की आलमोस्ट 10 गुना अर्न कर चुका था, मैं अपने 10 गुना से भी ज़्यादा। और मैं इवन के अपने 4-5 दोस्तों से पूछ चुका था कि यार फ़लाँ गाड़ी कैसे कितने की मिलती है, फ़लाँ कितने की मिलती है। उन्हीं दिनों में मेरा अभी पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो मैं पासपोर्ट बनवाने का सोच रहा था कि यार जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनाता हूँ ताकि कहीं इधर उधर के टूर्स भी 2-3 लगा कर आ जाऊँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। फिर उसके अलावा पता नहीं और कौन कौन से ख्वाब देखे थे। और अमूमन जो इब्तदा में लोग आते हैं उनकी एक बड़ी एवरेज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें बग़ैर सीखे लगा के बैठ जाती है। इसे हम हाइपर न्यूबी का नाम देंगे। उसमें होता है गेटिंग आउट ऑफ पुअर्टी, मतलब वो अचानक से चाह रहे होते हैं कि हम अचानक से बहुत अमीर हो जाएं, बेटर फ्यूचर और ये सारी चीज़ें। हाँ, ट्रेडिंग फुल टाइम एंड सेइंग एफ यू टू योर बॉस, ये वाली ये चीज़ है कि इब्तदा में वो जाहिर सी बात है गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात मतलब अपने उस्ताद के भी उस्ताद बन जाते हैं। अच्छा, इस ये एज जो है वो ज़्यादा देर नहीं कायम रहती, ये बहुत जल्दी मतलब ख़त्म होती है। इसकी जो मैक्सिमम वो होती है मुद्दत, वो 1 से 2 माह होती है, जबकि 80-90% जो लोग हैं वो पहले ही हफ्ते डेढ़ में 2 में लॉस वॉस करके भाग जाते हैं। फिर एक और चीज़ होती है इसमें, एक और स्टेज है कि
और वो है रिस्क गुरु। मतलब आप जब लॉस कर लेते हैं, एक दफ़ा लॉस हो गया, आपके अकाउंट्स वगैरह वॉश हो गए या आप प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे एक अरसे से, तो उसके बाद ये वाली स्टेज आती है कि जिसमें रिस्क गुरु से मुराद ये है कि मतलब आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो सीख रहे होते हैं कि यार मैंने कितना रिवॉर्ड लेना है, कितना रिस्क लेना है। ये एक सेकंड स्टेज होती है। और फिर एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि द लॉन रेंजर। ये एक ऐसी स्टेज होती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़, इंडिकेटर्स और फेक चीज़ें बिक रही होती हैं, स्कैम चीज़ें बिक रही होती हैं। ये चीज़ जिसको समझ आ जाए कि यार मार्केट की जो अहम चीज़ है वो प्राइस एक्शन ही है, जो मार्केट का सबसे ज़्यादा जिसमें दम खम है वो प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन अगर आप सीख लिया तो आपको किसी इंडिकेटर की, किसी स्ट्रेटजी की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो चौथी ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इससे मैं अभी अभी गुज़र कर आया हूँ, लास्ट ही मैं गुज़र के आया हूँ। बाज़ औक़ात जो है इसमें भी लोग लॉस कर देते हैं, इस एज में भी लॉस कर देते हैं, या इसमें मतलब लेवल में भी लोग लॉस कर सकते हैं, देते हैं। उसके बाद एक जो चीज़ आती है और वो है, इसके बाद कौन सी है, अच्छा वो ये चीज़ आती है कि द बिज़नेस ऑनर। ये एक फ़ाइनल स्टेज है। इसके लिए, इस स्टेज के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास $10,000 का अकाउंट हो या $1,00,000 का अकाउंट हो। आप बिज़नेस ऑनर हैं, बिज़नेस छोटा हो बड़ा हो, अगर तो आप उसको बिज़नेस समझ चुके हैं तो वो बिज़नेस आपका बन चुका है। मैं अभी इस स्टेज पर अभी अभी दाखिल हुआ हूँ और चंद माह हुए हैं मतलब इसमें आए हुए, और मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। मैं आपको शो कर चुका हूँ, $1,000 मेरी इन्वेस्टमेंट होती है और ये मेरा बिज़नेस है मतलब, और मैं अभी कोई भी काम नहीं कर रहा। और $1,000 हैं, $1,000 पे 30, 20, 50, इस मंथ में मैंने आलमोस्ट 50% अपनी अमाउंट का अर्न किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं बिज़नेस ओनर हूँ और मैं बिल्कुल जो मेरी अमाउंट है उसे मैं बिज़नेस और एक दुकान समझ के ट्रेड करता हूँ, सही है। और बिल्कुल ये जो साइकोलॉजी वाले रूल्स हैं ये सब कुछ फॉलो करता हूँ। मैंने एक दफ़ा भी इन माह में मोर देन 5% रिस्क नहीं लिया। एवरेज जो रिस्क था मेरा वो 1% और 2% इतना था। ये जो इब्तदाई 2 माह में मैंने 5% और 2% भी रिस्क लेता रहा, उसके बाद ये जो लास्ट 2 वीक्स थे इनमें मैंने 1% से भी कम रिस्क लिया है काफ़ी मरतबा। तो उसकी वजह ये है कि मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं अब, और इस स्टेज पर मुझे पहुंचते हुए आलमोस्ट जो है, मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर दें, यहाँ पर इस बाकी चीज़ को इग्नोर कर दें कि ये जो कह रहा है कि आपका अकाउंट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। खैर, मैं अब बिज़नेस ओनर के स्टेज पे, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा बिज़नेस बढ़े और मुझे इस बिज़नेस से मतलब जिसे कहें कि एक जो उल्फत हो जाती है या एक लगाव हो जाता है वो अब हो चुकी है इस बिज़नेस से। ये तो मुझे रिटर्न भी दे रहा है और मैं इसको सीख भी चुका हूँ, और मतलब इसके मतलब मनाजिल मज़ीद भी मैंने तय करनी है। तो वो ये बिज़नेस ओनर वाली स्टेज होती है। इससे पहले जो है, मैं आपको इन 4 ये मैं इसका आपको भेज दूंगा, ये वाला लिंक ग्रुप में भेज दूंगा। तो इस आर्टिकल को आप लाजमी पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि आप किस स्टेज पर हैं इसके। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि देखें, इस चीज़ को पढ़ें, इसमें ये इस चीज़ से बचें। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि वो लोग डायरेक्ट बाज़ औक़ात तीसरे और चौथे लेवल पर पहुँच जाते हैं, तीसरी और चौथी स्टेज पर पहुँच जाते हैं। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट उस स्टेज पर पहुँचें। आप पहले ही दिन से रिस्क मैनेज करना जानें, पहले ही दिन से आप बहुत अच्छे से चीज़ें सीखें, प्राइस एक्शन को इतना सीखें कि आपको कोई इशू ना हो, आपको सिग्नल्स ना मांगने पड़े, आपको किसी से पूछना ना पड़े। चलें, इब्तदा में आप मेंटोर से हेल्प ले लें, लेकिन मैक्सिमम मंथ इससे ज़्यादा आपको किसी से पूछना ना पड़े। आप इतनी सीखने की कोशिश करें या मेहनत करें। एक मेंटोर से सीखने का मकसद यही होना चाहिए कि आप इन सारी स्टेजेस को फलांगते हुए तीसरी स्टेज पर या चौथी स्टेज पर डायरेक्ट पहुँचें। लेकिन इसमें मतलब मुझे उम्मीद है कि आप में से अगर 4-5 लोग भी डायरेक्ट उस स्टेज में चले गए तो
मतलब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो ये अब आप पे मुनहसर है, आप अब क्या चाहते हैं, डायरेक्ट उस चौथी स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं या हाइपर न्यूबी वाली मतलब आपकी स्टेज है, आप बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, आप रिस्क मैनेज नहीं करते, आप बहुत अगर आपको दिन में $10 मिल गए हैं तो आप ये चाह रहे होते हैं कि अगले दिन मुझे $100 मिलें। ये सारी वो वाली चीज़ें हैं जो पहली स्टेज में होती हैं, और इससे अमूमन 60% 70% लोग या इससे भी ज़्यादा कह लें, ये लोग पहले ही स्टेज से चले जाते हैं, इस मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं, और वो बेसिकली इस मार्केट की बदनामी का बायस बनते हैं। और गलती जबकि उनकी अपनी होती है, उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की होती, उन्होंने रिस्क मैनेज करने की कोशिश नहीं की होती, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये है कि बिगनर ट्रेडर और प्रो ट्रेडर में क्या फ़र्क होना चाहिए, या जो अगर बिगनर के लेवल पे है, बिगनिंग के लेवल पे, अब ये बिगनिंग भी का भी जो लेवल है ये भी एक प्रोफेशनल लेवल है। इसमें वो लोग आएंगे जो मेरे कोर्स को अच्छे से देख चुके हैं, या जिन लोगों ने ये पहले जो इब्तदाई 5 पॉइंट हैं, इसको मैं दोबारा वो कर लेता हूँ, इतना गंद हो गया है। अच्छा, समद भाई का मैसेज आया है, मैं 1 मिनट उसे देख लूँ। 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। कौन सा लिंक नॉट ओपनिंग? हाँ ठीक है असद, समद भाई आप क्या चीज़ कह रहे हैं, समझ नहीं आई। ये जो जैम बोर्ड का लिंक है ये ओपन नहीं हो रहा है। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम। अच्छा, ये ये जो जो मेरे ख्याल से चैट में असद किसी ने ने भेजा। भेजा हुआ है, जी जी जी। चलें इसको बाद में देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ओके। सारी बात ही भूल गई, कोई बताए मैं कहाँ पे था। अच्छा, ये 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ों अच्छा, ये जो ये वाली स्टेज है ना, ये वाली स्टेज बिगनर्स की स्टेज, इसके लिए मतलब ये एक बिल्कुल ही अनाड़ी जिसे कहते हैं, या बिल्कुल ही न्यूबी जिसे कहते हैं, ये भी वो स्टेज नहीं है। ये वो स्टेज है जिसमें आप कम अज़ कम भी इन 5 चीज़ों पर ग्रिप हासिल कर चुके होते हैं। इन 5 चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, फिर उसके बाद आ जाता है ये वाला लेवल बिगनर्स ट्रेडर का, मतलब जिनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब उनके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि आप किसी भी सेशन में बैठ जाएं और ट्रेड करना शुरू कर दें किसी भी वक्त। ऐसा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। बेस्ट सेशन जो है बिगनर्स के लिए मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ वो लंदन सेशन है। ये आलमोस्ट 9 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक इसमें लिक्विडिटी रहती है अच्छी खासी। 3 घंटे आप इसको दें। इब्तदा में ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 50 to 60 पिप्स या मतलब इतने कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान होता है। इवन कि गोल्ड पे कमाना तो आसान है, मतलब डेली ना भी सही, हफ्ते के जो 5 दिन होते हैं उनमें से 3 दिन आपको सर जी ट्रेड्स में ले 9 से 1 सुबह या शाम? सुबह 9 की बात कर रहा हूँ हम। ओके सर। अच्छा, तो ये 9 से 12 बजे की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर आप मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन बहरहाल वॉल्यूम मौजूद भी होता है, तो इसमें ब्रेकआउट्स होने के और ट्रेंड्स चेंज होने के बहुत कम मुतवक्को चांसेस होते हैं। ज़्यादातर इस दौरान में जो है माइनर लेवल्स को ही मार्केट दोहराती है। इसमें जो है 1:2 की मैक्सिमम, इससे बड़ी आपको ट्रेड्स नहीं मिलती, और लेकिन ये है कि 1:1 की भी ट्रेड्स तो मिलती हैं अगर तो किसी को प्रैक्टिस है और वो अच्छे से कर रहा है। तो ये वाली जो रेशो है इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छी खासी आपको इसकी ट्रेड्स मिल जाती हैं 1:2 की और 1:1 की। अच्छा,
फिर जो बस बेस्ट इन्वेस्टमेंट है बिगनर्स के लिए, इब्तदाई हफ्ते के लिए, या जो वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो $200 है। इससे कम मैं नहीं करूँगा। ये हो तो बेहतर है, मतलब हफ्ता डेढ़। और मैं नहीं कहूँगा कि इब्तदा में ही आप 500-600 हज़ार $10,000 लगा के बैठ जाएं। आप $200 लगाएं मार्केट में, और इससे सिर्फ कोशिश करें कि जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं आप देखेंगे उनका कितना रिज़ल्ट आपको मिलता है। आप हफ्ते बाद देखें कि यार हफ्ते बाद आपकी जो सक्सेस रेशो है वो कितनी है। और अच्छा ये होगा कि आपने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं ट्रेडिंग व्यू में, जैसे मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो सर जी लो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 1 मिनट। ओके सर। ये जैसे मेरी ट्रेड है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन कर दी। ये ट्रेड होती है बेसिकली रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसमें ये है कि मतलब इस तरह से आप ट्रेड लगा के बेशक छोड़ दें स्टॉप लॉस वगैरह, बाद में इसके स्क्रीनशॉट ले लें, या ये चीज़ आपके पास सेव भी रहे तो मसला नहीं है। इससे आपको मंथ के बाद या वीक के बाद आइडिया हो जाएगा कि यार मैं कितना सक्सेसफुल हूँ और कितना सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो ये चीज़ आप $200 के अकाउंट पे कर सकते हैं। इस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इमोशंस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, आपने जो सीखा है वो आप कैसे प्रैक्टिस करें। अगर तो $200 के अकाउंट को आप ओपन करते हैं और उस पे आप मोर देन 10% जो है रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, मोर देन 20% इवन के लोग रिस्क ले लेते हैं, और मोर देन 40% भी ले रहे होते हैं। अगर तो ये वाला आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं आए, और आपको $1000 बिल्कुल भी डिपॉज़िट नहीं करना चाहिए। आपको इसी पर मोहतात हो जाना चाहिए और फिर कंट्रोल करना चाहिए कि आप इस पर ही कोशिश करें कि आपकी इमोशन स्ट्रॉन्ग हो और आप इसी पे रहें, इससे आगे ना बढ़ें। फिर एक और चीज़ है बेस्ट मेथड टू ट्रेड, और वो है कि बिगनर्स के लिए जो बेस्ट मेथड है वो ऑर्डर ब्लॉक का है। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है मेथड। इसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो सप्लाई एंड डिमांड से कम है, लेकिन इस मेथड पे डेली की बेस पर आपको एक से दो ट्रेड्स मिल जाती हैं लंदन सेशन में। तो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको अगर आप अच्छे से इस मेथड को सीख लें तो आपको 1 से 2 डेली की ट्रेड्स मिल जाएंगी। फिर इसके बाद है बेस्ट पेयर फॉर बिगनर्स, गोल्ड है। गोल्ड पर तो रिस्क लेने का ना सोचें, ये तो मिनटों में लोगों के अकाउंट्स वॉश करवाता है, और ये माफियाज़ का पेयर है। लेकिन हम जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं और माफियाज़ भी इंसान हैं, तो हम इस पर ट्रेड करते हैं। और फिर ये है पाउंड USD है, USD कैनेडियन डॉलर है, और यूरो USD है, यूरो वेस्ट डॉलर है। ये 4 पेयर्स आप रखें इब्तदा में, इनसे ज़्यादा पे ना जाएं आप, और कोशिश करें कि इनमें से भी 3 पर अगर रहें, पाउंड USD CAD या यूरो USD। मैं तो शुरू से गोल्ड पे कर रहा हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस है। आप अगर गोल्ड को नहीं समझ पा रहे तो गोल्ड पे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, बाकी 3 पे करें तो वो थोड़ा निस्बतन स्लो चलते हैं, तो उसमें इमोशंस इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होती। फिर जो बेस्ट टारगेट ऑफ प्रॉफिट है बिगनर्स के लिए वो है 15% पहले मंथ के लिए। आप इससे ज़्यादा कमाने का सोचें ही ना, मैक्सिमम आपको 15% अर्निंग चाहिए होगी। 15% आप अर्न कर लेते हैं अगर मनी मैनेजमेंट से, तो ये आइडियल है। और अगर इससे ज़्यादा आप अर्न कर लेते हैं तो फिर आप देखें कि आपने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। अगर तो रूल को फॉलो किया है तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 15% किसी भी उसके लिए इब्तदा में इतना एक अच्छी वो होती है रेशो। फिर आ जाते हैं हम प्रो ट्रेडर्स के लिए। प्रो ट्रेडर्स कौन से हैं? बेसिकली जो यहाँ पे चले जाते हैं, जो प्राइस सेक्शन को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इस पर हफ्ता 2 हफ्ता महीना प्रैक्टिस कर चुके हैं, और एडवांस प्रो की भी ये यूज़ ऑफ मूविंग एवरेज या यूज़ ऑफ वॉल्यूम, और इन 2 चीज़ों को अगर सीख चुके हैं तो ये 2 जो हैं प्रो ट्रेडर्स जो हैं उसमें आ सकते हैं, मतलब प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इस पर अच्छी खासी अगर ग्रिप आ चुकी है किसी को, या एक एवरेज हम ऐसे रख लेते हैं कि इस मेथड पे वो कम से कम भी 100 ट्रेड्स ले चुके हैं, 100 ट्रेड्स ले चुके हैं। फिर 100 ट्रेड्स देखें आप, पूरा उसको रिवाइज़ करें, कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं, कितनी लॉस में गई हैं,
और आया वाकई वो इस मेथड पे हैं या नहीं, इन मेथड्स पे हैं या नहीं, सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, आरएसआई, मोस्ट लिक्विडिटी लेवल, मतलब इन सारी चीज़ों को उन्होंने ट्रेड्स ने पूरा किया है या नहीं। अगर तो आपकी 70% भी सक्सेस रेशो है तो आप मतलब प्रो ट्रेडर बन चुके हैं। और ये चीज़ भी आपने देखनी है। अगर तो आपने रिस्क मैनेज नहीं की है उन 100 ट्रेड्स में, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप के लिए रिस्क है, मतलब आपको ख़ुद पर एतमाद नहीं करना चाहिए इस मामले में। उस सूरत में फिर बाकी ये सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, मतलब ये अगर होते हैं तो ये पांचों चीज़ें होती हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर 100% आप इनमें से 100% मतलब अगर आपकी इसमें रेशो है, आप रिस्क भी मैनेज कर रहे हैं, वेल मैनेज ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और मज़ीद सीख भी रहे हैं, जॉइंट ट्रेडिंग विद प्रोफेशनल्स के साथ कर रहे हैं, तो आपको 20 नंबर हो। 100% अगर आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं और आपके एहसाब भी मजबूत हैं और पेशेंस में भी है आप में और रिस्क भी मैनेज कर रहे हैं और 100% आपको अगर मिल जाता है तो आप फिर बिल्कुल एक प्रो ट्रेडर बन चुके हैं। एक जिसे कहते हैं अंडे से एक चूज़ा निकल चुका है, वो आप मतलब बन जाएंगे। और वो है ये प्रो ट्रेडर, मतलब उसके लिए बेस्ट सेशन क्या है, वो बेस्ट सेशन न्यूयॉर्क और लंदन दोनों सेशन में भी कर सकता है। अगर किसी एक सेशन में भी वो बैठे उसमें भी वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। फिर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या वो प्रो ट्रेडर के लिए $1000 की होती है। $1000 पे 1-2 माह वो या 1-2 माह प्रैक्टिस कर लेता है अच्छे से, 1 माह या 2 माह, और वही वाली चीज़ है जो बिगनर्स के लिए, यानी 100 ट्रेड्स वो देखे, उनमें से देखे कि उसने रिस्क कितना मैनेज किया है, ये सारी चीज़ें, और उसके 70% अगर 70% अबव उसकी सक्सेस रेशो है तो वो फिर उसको 1000 से कोशिश करनी चाहिए कि $10,000 के अकाउंट पे मूव करे। ये चीज़ उसे करनी चाहिए। फिर बेस्ट मेथड जो है वो सप्लाई एंड डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक है जो मेरा मेथड है। और फिर बेस्ट टारगेट फॉर प्रो है वो 20 to 40 है, और 20 to 40 तो मैं 3 वीक्स में आलमोस्ट अर्न कर चुका था। लेकिन उसके बाद ये जो लास्ट वाला वीक है इसमें जितनी भी मैंने ट्रेड्स ली हैं और 500 किया उसको प्रॉफिट को, लेकिन लास्ट वीक में जितनी भी ट्रेड्स थी, ये वाला वीक नहीं, इससे पहला वाला वीक सही है, उसमें जितनी भी ट्रेड्स थी वो मैंने लेस देन 1% रिस्क पर ली। तो लेस देन 1% रिस्क लेने पे भी मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ। तो असूली तौर पर तो मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर अपना जो रिस्क था वो लेस देन 1 पर कर दिया, और मुझे उससे पहले $412 प्रॉफिट हो चुका था। तो मैंने ये अपना टारगेट रखा था, अगर तो मतलब ये लेस देन 1% रिस्क लेने पे भी मेरा अकाउंट 400 से नीचे चला जाएगा प्रॉफिट में, $400 प्रॉफिट से अगर नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज़ कर दूँगा और ये हफ़्ता ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन वो हुआ ये कि वो 412 से 500 तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक प्रो ट्रेडर का टारगेट होना चाहिए 20% से 40% मैक्सिमम, इतना उसका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्लान और मैक्सिमम 1500 या 1000 पिप्स अगर उसे मिल जाते हैं तो ये इनफ है, मतलब ये एक प्रो ट्रेडर के लिए इनफ होते हैं। और जो बिगनर होता है वो अगर हफ्ते में 200 पिप्स अगर कैच कर लेता है तो ये भी उसके लिए काफ़ी हैं। तो ये है। अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं, और वो ये है कि जिन लोगों ने सारी क्लासेस ली हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, तला भाई हैं, असद भाई ने भी ली हैं, फिर उमैर भाई हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन भरल उन्होंने क्लासेस अच्छी से ली हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की वो प्रैक्टिस थोड़ी सी मज़ीद कर लें और फिर वो इस चीज़ को देखें, प्रैक्टिस मज़ीद कर लें और मज़ीद नॉलेज जो मैंने कंटेंट वगैरह भेजा है या मेरे सेशंस अटेंड कर लें। मैं लंदन सेशन में या यूके सेशन में लाइव हुआ करूँगा, एक दिन छोड़ के या डेली हुआ करूँगा, तो उसको अटेंड कर लें तो ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप फिर इस बिगनर्स के उस पे आ सकते हैं, इस जगह पे, इस लेवल पे, इस स्टेज पे। तो उसमें ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पर ग्रिप हो आपकी अच्छे से। जो लोग समझते हैं कि उन्हें ग्रिप हो चुकी है, जहन में कन्फ्यूजन नहीं है, तो वो ट्रेड शुरू कर सकते हैं।
और वो बिगनर्स में आ सकते हैं। लेकिन इब्तदा में आपने ये गलती नहीं करनी कि आप अपनी मर्ज़ी इब्तदा में ही शुरू कर दें। आपको अब मतलब एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप इब्तदा में लॉस ना करें या एक न्यूबी वाली हरकतें ना करें या एक न्यूबी ना कहलाएं, आप डायरेक्ट प्रो ट्रेडर के उसमें चले जाएं। तो ये है कि आप फिर बिगनर्स ट्रेडर के उसमें आएँ, $200 या इससे कम भी पे भी काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश यही करें, आइडियल मेरी तरफ से तो 200 है, 500 या 200 है इतना। तो ये चीज़ है। फिर उसके अलावा ये है कि ये जो सिग्नल्स वाला ग्रुप है, ये अनाउंसमेंट भी है, ये जो सिग्नल वाला ग्रुप है ये मैक्सिमम मैं 10 से 15 दिन तक रखूँगा। जो लोग हमारे ब्रोकर्स में नहीं हैं, यार माइक अपना क्लोज़ करते हैं, किसी ने माइक ऑन कर दिया। तो मतलब मेरी कोशिश यही होगी कि ये सिग्नल्स वाले ग्रुप को मुसलसल रखा जाए। लेकिन इसमें ये है कि जिन लोगों ने क्लासेस अच्छे से नहीं ली या बाकी सारी चीज़ें नहीं की, तो मेरी कोशिश ये होगी कि उनको कहूँ कि या तो वो ग्रुप की मुझे फ़ीस पे करें, या वो मेरा रेफरल लाजमी यूज़ करें। रेफरल के बगैर या फ़ीस के बगैर फिर मैं उन्हें नहीं रखूँगा ग्रुप में। उसकी वजह ये है कि मैंने ज़ाहिर सी बात है इतनी मेहनत की है, और लोग चाह रहे होते हैं कि बगैर मेहनत किए कोई हमें स्पून फीड करवाए और बस सिग्नल्स देता रहे और हम प्रॉफिट कमाएं और घर बैठ के सर खाएं। फीस कितनी होगी और रेफरल का क्या सीन है? चलें, ये आप मुझसे पर्सनल में पूछ लीजिएगा। आप तो उस्मान भाई सारी क्लासेस में रहे हैं, आप तो ये सवाल ना करें। तो असल में होता ये है कि देखें, सर मतलब मैंने नहीं किया सवाल। अच्छा, किसी और ने सवाल किया, सॉरी। अच्छा, तो जी सर। इसमें भरल ये चीज़ है कि बात ही भुला दी है, किधर था मैं, कोई बता दे प्लीज़। सर आप कह रहे थे कि मेहनत से मतलब सारा काम किया है आपने, सीखा है, तो मज़ीद अब जिन लोगों ने रहना है इसमें, जो इन्होंने क्लासेस अच्छे से नहीं ली, तो उनके लिए कोई फीस हो या ऐसी रेफरल होगा? जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली और वो चाह रहे हैं कि बग़ैर मेहनत के और बग़ैर उसके उन्हें वो फसल काट लें, तो उनके लिए फिर मैं फ़ीस रखूँगा और कहूँगा कि या तो वो मस्ट मेरे रेफरल पर आएँ, या फिर अगर उन्होंने ग्रुप में रहना है तो वो फ़ीस पे करें। लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये 15-20 लोग और 5-6 लोग, बल्कि आलमोस्ट 8 लोगों ने माजरत की, मतलब उनकी मसरूफियात थी। 1-2 लोगों की, एक के वालिद बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, कोई 1-2 की और मसरूफियात हैं, और 1-2 जॉब्स पे होते हैं इस वक्त, और एक का बिज़नेस है। तो मतलब कुछ 6 से 7 लोग हैं जिन्होंने माजरत की है, और बाकी ये जो इस वक्त मौजूद हैं आलमोस्ट तकरीबन आप में से। तो ये लोग ऐसे हैं जिनके लिए हमेशा ट्रेडिंग रूम रहेगा, मतलब जिनके लिए सारी चीज़ें फ्री में हैं। आप बेशक मेरा रेफरल यूज़ करें ना करें, आप ट्रेडिंग रूम में भी रहेंगे, और मतलब आप मेरे सेशन में आकर मुझसे लाइव मेरे साथ ट्रेड करें। तो मेरा तो मकसद ही ये था बेसिकली कि मैं कुछ ट्रेडर्स की एक कम्युनिटी बना दूं, उसमें चाहे 3-4 लोग भी हों जो कम से कम मेरे लेवल पर आ जाएं। सही है, तो हम मिलकर ट्रेड करें और हम मिलकर प्रॉफिट अर्न करें। तो मतलब अगर तो आप में से 2-3-4 लोग भी तैयार हो जाते हैं और वो इकट्ठे हम मिलकर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम साल बाद एक बहुत अच्छी जगह पर होंगे। मतलब हम मुमकिन है हमारे अकाउंट्स ये इस पे मुमकिन है आपके अकाउंट यहाँ पे 200 से 10,000 हो चुके हों या 20,000 हो चुका हो, मुमकिन है। चूँकि काफ़ी पहले तक मतलब मैं अगर अपना हिसाब लगाऊं तो आलमोस्ट मैं लाखों का अपने अकाउंट से निकाल चुका हूं, और फिर भी मेरा $1,000 पे अकाउंट है, और इसमें इब्तदाई जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो वही 100-150 थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। और 100-150 की इन्वेस्टमेंट से ही मैं आज तक अर्न कर रहा हूँ, और मतलब मेरा 1,000 का अकाउंट है, और काफ़ी अरसे से इतना ही है। और अब मेरी ये कोशिश है कि मेरा सब लोग ये माशाल्लाह बोलते रहें, नजर ना लगाएं बदर भाई को। माशाल्लाह। तो सर जनूबी पंजाब से तो हैं सर, इधर कोई हमारे पास कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो हम इकट्ठे मिलकर कर सकें नहीं, सर। इकट्ठे मिलकर करने का मकसद ये है कि मतलब आप गूगल मीट पे जैसे हमारी क्लास हो रही है,
गूगल मीट पर इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पे जी सर। स्क्रीन शेयर्स कर लें, और कंप्यूटर आपके सामने पड़ा हो और एक दो स्क्रीन्स और वहाँ पे आप ट्रेडिंग करें, तो मिलकर ट्रेडिंग करने का ये है। अगर तो कोई वहाँ पे भी इकट्ठा एक ही रूम में आ जाता है तो वो एक और वेल एंड गुड वाली चीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से बंदा बैठता है तो वो गप्पें ज़्यादा मारता है और काम ज़्यादा कम करता है। तो सर जी कल आपने बात की थी ना इस्लामाबाद वाले 3-4 लोग इकट्ठे बैठ जाएं, तो इस तरह इस हवाले से सर। हाँ, इकट्ठे बैठने की तो मैंने नहीं बात की, वो मैंने वैसे ही कहा कि इस्लामाबाद उनकी एक सिटिंग करने का इरादा है। सिटिंग से मुराद एक वैसे ही रिफ़्रेशमेंट मीटअप या इस तरह की चीज़ करने का इरादा है। तो इसमें आखिरी एक ये चीज़ है कि जो लोग अर्न करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट लाजमी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक होता है इसमें कॉपी ट्रेडिंग चीज़, और कॉपी ट्रेडिंग होती ये है कि मतलब आपके अपने ही अकाउंट्स होंगे, आप उनमें डिपॉज़िट करेंगे। आप किसी को समझते हैं कि यार ये बहुत ही मास्टर आदमी है और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने अकाउंट से उसको फॉलो कर देते हैं अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करके सब कुछ। तो वो बंदा जो ट्रेड लगाएगा वो ट्रेड आपकी भी लग जाएगी, वो जहाँ क्लोज़ करेगा वहीं आपकी भी ट्रेड क्लोज़ होगी, जितने प्रॉफिट में वो क्लोज़ करेगा उतने प्रॉफिट में ही आपकी ट्रेड भी एग्जैक्ट क्लोज़ हो जाएगी विद इन सेकेंड्स और सारी चीज़ें। तो ये इसे कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब एक दो लोगों ने मशवरा दिया, उस बुनियाद पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मेरा इरादा है $1000 से या $500 से स्टार्ट करने का एक कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो लोग दो तीन लोग इधर सर उधर भी कह रहे होते हैं कि यार कॉपी ट्रेडिंग शुरू करें, मतलब हमारे पास टाइम वगैरह नहीं होता करने का, या हमें समझ नहीं आती, तो आप ही को हम फॉलो कर लेंगे, तो आप जो ट्रेडिंग सर करें उससे हमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मेरा सर इरादा है कॉपी ट्रेडिंग का, सिर्फ अपने जो करीब के लोग हैं या जो इस ग्रुप के लोग हैं उनके लिए सिर्फ, और इसमें मेरी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होगी। सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग होगा, आप अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करेंगे और आप वहाँ से मुझे कॉपी कर देंगे, और जो मेरी सर ट्रेड लगेगी वही ट्रेडिंग के आप लिए कितनी मिनिमम जरूरत है सर? कॉपी करने के लिए। यस सर, यस सर। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ये चीज़ हम बाद में बताएंगे। फ़िल वक्त मेरा मकसद ये था कि कॉपी ट्रेडिंग का बताना। मेरा इरादा ये है कि मैं $1000 ही से शुरू करूं, चूँकि मैं इसी पे काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहा हूं। तला भाई आप अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दें, करना चाहते हैं तो। असद भाई आपने क्लोज़ नहीं की तो आप भी क्लोज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट टेक प्रॉफिट हिट करने मैंने वाला है। मैंने क्लोज कर दी थी अच्छा 26 पे। अच्छा, चलें, उनका मेरे ख़्याल में टेक प्रॉफिट इतने पे सेट था 28 पे, तो वो हिट हो चुका होगा। तो ये कॉपी ट्रेडिंग मेरा वो करने का इरादा है। इसमें सब असूल वही तय होंगे। मैं एक प्लान आप लोगों से शेयर कर लूँगा, मनी मैनेजमेंट प्लान। अगर तो आपको लगता है कि वो वैलिड है मनी मैनेजमेंट प्लान, मतलब मेरी सारी ट्रेड्स जो हैं वो लेस दैन 5% रिस्क होगा उनमें, और मैक्सिमम आपको जो है 20 से 30% हफ्ते का नहीं बल्कि मंथ का प्रॉफिट होगा, और ये सारी चीज़ें। तो वो कॉपी ट्रेडिंग जो लोग चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। उसमें मैं एक पोस्ट बना के उस पर थोड़ी तफसील लिख के कॉपी ट्रेडिंग की वो भी शेयर कर दूँगा। तो ये चीज़ है इसमें। और वो उसमें मंथ के एंड पे सारा प्रॉफिट, बल्कि आप किसी वक्त भी सर वो प्रॉफिट विड्रॉ वगैरह भी कर सकें, सर वो मिनिमम सारा आपके कॉपी आगे। ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट। ये मैं कह रहा हूँ कि ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जी सर, अभी जी सर। मैसेज कर ओके दें, ओके। मैं इसको बाद में वो देख लेंगे। तो मज़ीद किसी का कोई सवाल हो हेलो। तो। किसी का मज़ीद सवाल हो तो। सर मेरे पास लैपटॉप का थोड़ा इशू है। अच्छा, चलें, मैं ये सारी चीज़ें आप अलहदा से मुझे बता दीजिएगा।
क्या दो ही अकाउंट रखे जा सकते हैं एक पे? हाँ जी, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं साथ भाई, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा आप वो भी कर सकते हैं। एक मिनट मैं दूसरा टैब शेयर कर दूँ। अच्छा, इसमें क्या नाम है आपका साद भाई? ठीक है, इस्लामाबाद में मीटअप रखी तो ये असद भाई वगैरह इधर हैं, असद भाई, उमैर भाई हैं, अनवर भाई हैं, अनवर भाई हैं, हम रखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको भी बुला लेंगे। सर हम काफ़ी ज्वाइन कर ट्रेडिंग सकते हैं? अकाउंट आप भी आ जाएं तो अच्छा है। मतलब इसमें कॉफ़ी ट्रेडिंग में ये है कि आप सर रिहाइश बैक का वक्त क्या एक सीन है ही फिर? बैक वक्त एक ही अकाउंट से चार पांच उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब चार सर पांच फिर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट रुकें। जी सर। अच्छा, एक ही जो आपका अकाउंट है ये हॉट फॉरेक्स का अकाउंट है, इससे आप बैक वक्त चार पांच अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल सकते हैं और एक दो मतलब कॉपी एक ही बंदे को कर सकते हैं, लेकिन जो आपके प्रैक्टिस वाले अकाउंट हैं, रियल अकाउंट्स हैं, वो अलहदा से भी बन सकते हैं और वो सारी चीज़ें। ज़ुबैर भाई, जी सर, जी सर। सवाल एहतियात से करें, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं आपको ओके किक आउट सर। नहीं कर रहा इससे। तो ये इसमें इस्लामाबाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि हम वैसे ही ईद पर मिलेंगे ओके सर। आधे घंटे के लिए और इसके लिए सीध बस पे इसकी सर। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो? मज़ीद किसी का कोई सवाल तो सवाल नहीं हो? है, अस्सलाम वालेकुम सवाल नहीं है बदर भाई। लेकिन वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा बदर भाई, बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपकी ये 15-16 क्लासेस जो भी हमने अटेंड की हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने एक मोटिवेट स्पीकर की तरह आपने हमें गाइड किया, तो इस पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा जो भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई अ, होगा तो हम करेंगे आपके साथ हेल्प ना। ठीक है। जी हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें, आप लोगों की मदद रही तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें वीडियो वगैरह आपके पास ठीक आ रही है? एक दो लोग मैसेज में कह रहे हैं कि उन्हें वीडियो अच्छी नहीं आ रही। ठीक आ रही है सर। अच्छा, सवाल था सर। मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो? सर मैं ऐड कर सकता हूँ एक बात? जी जी करें। कामरान जावेद बात कर रहा हूँ जहानिया से। मैंने तकरीबन कोशिश की है तमाम क्लासेस अटेंड करने की। हम्म। तो पहले तो शुक्रिया है आपका, क्योंकि आपने जो बातें की हैं उसमें आपका पहला फोकस ही मैनेजमेंट पे रहा है। मैं हम्म। एक्चुअली दो तीन बिजनेसेस किए हैं। तो फॉरेक्स में दो दो दोस्त और भी थे, वो कर रहे थे। तो जो आपने जो बातें की हैं, वो पैसे कमाने के बाद कोई ऐसी बातें करता है, और उस पर मैंने प्रैक्टिकल देखा भी है, वर्क भी किया है। तो मैं उस हवाले से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि बदर भाई ने फुटबॉल की तरह ठोकरें खाई हैं, और वो हमें एक्सपीरियंस उन्होंने दे दिया है। उसमें काफ़ी बातों से हम लोग इख्तलाफ भी करेंगे और हमारी समझ से बाला तर होंगे, लेकिन वो हकीकत के मुतरादिफ हैं, हकीकत है। तो उसको तमाम दोस्त अब आप फॉलो भी करें और पैरामीटर्स बना लें, गाइडलाइंस पैरामीटर्स बना लें, एसओपीज बना लें, और उन एसओपीज को फॉलो करने में ही हमारी बचत है, वरना ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट भी होगी कि आप लोग रिटर्न में एक रिव्यू भी अगर मुझे भेज दें तो वो भी एक अप्रिसिएशन होगी आप लोगों की तरफ से। तो मज़ीद किसी का कोई सवाल? आखिरी हमारा वक्त है इस कोर्स का, आखिरी। सर मेरा ये सवाल था कि जो आपका लाइव सेशन है उसकी जी। टाइमिंग ये सेम रहेगी, वो थोड़ा आगे पीछे नहीं हो सकती, यानी कि 7 बजे के बाद हो जाता?
उस्मान जी सर। भाई असल में ये जो हैं वोलेटिलिटी जो है मार्केट में वो इन्हीं सेशंस में होती है। क्या नाम है इसका, यूके सेशन या लंदन सेशन। जो फिर दूसरा सेशन है इसके अलावा जिसे कहते हैं हम टोक्यो सेशन, उसमें फिर टोक्यो जापान वगैरह के या एशिया के पेयर्स वोलेटाइल होते हैं, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा मूव नहीं करते। तो यूके सेशन और ये जो है न्यूयॉर्क सेशन, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनमें पूरी दुनिया ट्रेड करती है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि इनमें ट्रेड किया जाए। मगर सर इसकी टाइमिंग सिर्फ ये 2 घंटे की होती है, यानी 5 से 7? नहीं नहीं, ये होती तो ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि 2 से 3 घंटे ही उसको रखें, क्योंकि उसमें मुसलसल एक बंदे को बोलना पड़ता है, तो वो मैं मुसलसल 3 घंटे बोलना जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाता है काफ़ी। जी सर, बेहतर सर। हाँ, कोशिश यही होगी कि 2-2.5 घंटे तक उसको रखे। मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो। अच्छा बदर भाई, आपके लिए पॉसिबल होगा आप यूट्यूब पे लाइव आ जाया करें? लेकिन वो फिर एक प्राइवेट वाली चीज़ नहीं रहती, और उस पर डिस्कशन करना मुश्किल होती है कि मतलब उस पर मतलब आप रिटर्न में ही सवाल कर सकेंगे, बोल कर सवाल नहीं कर सकेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि आप अपना उसके साथ शेयर भी कर लेते हैं, यूट्यूब के साथ शेयर भी कर लेते हैं अपनी, मतलब मिसाल के तौर पे आप एक कॉन्फ्रेंस पूरी शेयर हो जाती है, ऐसे हैं यूट्यूब मेरे तो ख्याल क्यों में। करूं, मतलब इसका अब क्यों वो दे रहे हैं सजेशन? वैसे ही वो उस पे आपको रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये था रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। नहीं, वैसे मेरा इरादा इन कभी रिकॉर्ड करने का तो नहीं है। अच्छा बस ठीक है, फिर सही है। हाँ, मज़ीद किसी का कोई सवाल हो? चैनल बन जाएगा आपका बदर भाई? हाँ, ये भी कह रही हैं कि चैनल बन जाएगा, उस पे मोनेटाइजेशन भी लगा देना। लेकिन खैर वो मेरे टारगेट्स में नहीं है, लेकिन चलें उसको मैं देखता हूँ क्या करूँ। जिन लोगों ने ट्रेड्स ली हुई थी वो ये क्लोज़ कर दें यहाँ पे। अच्छा, चलें उसको देखते हैं कि उसका क्या करें, उसको भी मैं देखता हूँ। खैर जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं किया तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन कोई सिखा दे तो अलग चीज़ है, उसको देख लेते हैं। मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो। बदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे। काम पहले भी माशाल्लाह चल रहा है, लेकिन इसका मुझे ना शौक था बहुत ज़्यादा, तो लिया कि लेकिन कहीं से सीखने का कोई मौका नहीं था, लेकिन आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह बढ़ाया, बहुत अच्छा सिखाया, तो आगे भी आपसे रब्ता इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे इंशाल्लाह। असल में इसका बेसिकली सिखाने का मकसद ये था, मैंने शुरू इसलिए किया था, एक तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता सीखने के लिए, अगर तो ये 2-3 चीज़ें हों जो हमने साइकोलॉजी वगैरह में लिखी हैं, पेशेंस और ये वो, लालची ना हो बंदा, ग्रीडी ना हो ये। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग इसको सिखाते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स इधर उधर देखे हैं जो मैं जितने प्रोफेशनल हैं या मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग बिल्कुल भी लोगों को नहीं सिखाते, या उन्हें सिखाना नहीं आता, या वो सिखाते बिल्कुल भी नहीं है, और वो इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं। और जो लोग कर रहे होते हैं वो अच्छा खासा पैसे ले रहे होते हैं, अच्छे खासे पैसे मांग रहे होते हैं, $500, $1000, ये तो एक मिनिमम वो है, इससे कम लोग सिखाते हैं। 30-40 हज़ार रुपये, इतना इससे कम कोई भी नहीं लेता पाकिस्तान में। तो बेसिकली तो ये मकसद था कि दोस्तों को सिखाया जाए, करीब के लोगों को सिखाया जाए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे और स्कैमर्स के भी हाथ लग रहे थे, तो बेसिकली उनकी वजह से मैंने ये शुरू किया था। नहीं तो मैं अगर ये जो सिग्नल्स हैं, मैं आपको ख़ुद ये चीज़ बता चुका हूँ प्रैक्टिकली, शायद आप इस फील्ड में ज़्यादा ना आए हों, सिग्नल्स के मिनिमम भी जो है 200-300 पिप्स लोग देते हैं, मतलब उनकी एवरेज होती है वीकली, और उसके वो मंथली $100 से लेकर $1000 तक एक एक बंदे से लेते हैं। मतलब थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इतना मतलब फ़ीस लेते हैं $100 से $1000 तक, और उनकी जो एवरेज होती है वो 200-300 की होती है, और जो उनकी सक्सेस रेशो है वो यही होती है 60-70-75%।
तो अब मुझे ख़ुद बताएं कि मैं आपको अगर लास्ट 3 वीक्स की 4 वीक्स की, इस वीक में भी आलमोस्ट हम 200-250 पिप्स अर्न कर चुके हैं, हालांकि इसमें मैं बिज़ी था अच्छा खासा। और मतलब मैं ये सिग्नल्स अगर सिर्फ बेचना चाहूँ तो मतलब मैं 20 से 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये भी इस पर लगा दूँ, और पाकिस्तान इंडिया से मुझे अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे जो मतलब मेरे सिग्नल्स लेकर उन पर ट्रेड करें, और मैं यहीं से मिलियनर बन सकता हूँ। लेकिन ये एक बिल्कुल फ़जूल सा तरीका मुझे लगता है कि मतलब मैं सिग्नल्स दूँ और उस पे लोगों को सिखाऊँ ना, और बस लोग सिर्फ सिग्नल्स के ही वो मोहताज रहें। तो ये मुझे बेसिकली फिर तरीका पसंद नहीं है, एथिकली मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इस तरह से करूँ। तो ये मेरा इरादा था, और ये सिग्नल्स भी इस वजह से मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, या जो लोग हैं उन्होंने जितना सीखा है या सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सिग्नल देने का सिर्फ ये मकसद है। मज़ीद किसी का कोई सवाल नहीं है तो क्लोज़ करें, या मज़ीद सवाल है तो देख लें। मज़ीद किसी की कोई चीज़ है, क्वेरी है, और वो चाह रहा है कि इन्वेस्ट करे, या वो पूछना चाहता है कि मैं कितना अरसे बाद इन्वेस्ट करूं, ये सारी चीज़ें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर लें मुझसे 15-20 मिनट की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद अगर गाइडलाइन आपको लेनी हो तो मैं मतलब हाज़िर हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी वक्त भी। ठीक है बदर भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, इसको फिर आज की क्लास को